देहरादून में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शिरकत। जौलीग्रांट एयरपोर्ट सीएम ने किया स्वागत। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का अल्मोड़ा दौरा, कार्यकर्ताओं के साथ शेयर कर टिफिन, पहाड़ी व्यंजन का भी लिया जायका। दिनेशपुर में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन, खुदीराम बोस स्टेडियम में सम्मेलन हुआ आयोजित। प्रदेश मंत्री विकास शर्मा हुए शामिल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीमांत जिला चमोली के पोखरी विकासखंड के दुरुस्त गांव नेल में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया। उप जिलाधिकारी संतोष कुमार पांडे की अध्यक्षता में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी जैसे मूलभूत जरूरतों के अलावा भी कई मामलों पर चर्चा की गई। वहीं एसडीएम संतोष कुमार पांडे ने बताया कि इस शिविर में कुल 34 शिकायतें दर्ज की गई थी, जिसमें से 28 शिकायतों का संबंधित विभागों के अधिकारियों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए, जबकि 6 शिकायतों को उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया। आज यहाँ पे सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत 18 डिपार्टमेंटों के समस्त अधिकारी ग्राम सभा नेल में पहुंच चुके थे और जो भी ग्रामीणों की समस्या थी यहाँ पे, ये उप जिला मजिस्ट्रेट पोखरी द्वारा तुरंत तत्काल समय पे कई समस्याओं का निराकरण किया गया है और जिन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है उनका समाधान भी एक हफ्ते के लिए एसडीएम साहब ने हमें ये कह रखा है कि एक हफ्ते के अंदर हम इन समस्याओं का निवारण कर देंगे। ये नैल क्षेत्र जो है हमारी तहसील पोखरी से बहुत दूर स्थित है और ये काफ़ी दुरूह भी है, दुर्गम भी क्षेत्र है। तो जो सरकार की नीतियां हैं और जो हमें डायरेक्शंस मिलते हैं उसके तहत आज मैंने यहाँ पर जनता के बीच उपस्थित होकर के और सरकार की नीतियां इन तक पहुंचाने और इनकी समस्याएं सुनने का काम किया है। यहाँ पर लोगों ने लिखित और मौखिक कुल मिला के 34 शिकायतें हमें सौंपी हैं, जिनमें से 6 शिकायतें जो दूसरे विभागों से हैं और उसको बनने में जो बिजली से संबंधित है और एक पानी से संबंधित है, तो उसमें कुछ समय लग सकता है, तो उनको हम पत्र प्रेषण करेंगे। देहरादून से बड़ी जानकारी, मौसम का मिजाज बदला है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। 22 जून तक प्रदेश में हल्की बारिश होगी। 25 जून को उत्तराखंड में प्रवेश करेगा मॉनसून। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। बड़ी जानकारी आपको बताते, 22 जून तक प्रदेश में होगी हल्की बारिश। 25 जून को उत्तराखंड में प्रवेश करेगा मॉनसून। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। बड़ी जानकारी आपको बताते ही देहरादून से मौसम का मिजाज बदला है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई। 22 जून तक प्रदेश में होगी हल्की बारिश। 25 जून को उत्तराखंड में प्रवेश करेगा मॉनसून। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, देहरादून से मौसम का मिजाज बदला। इस वक्त की बड़ी खबर, मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। 22 जून तक प्रदेश में हल्की बारिश होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, 25 जून को उत्तराखंड में प्रवेश करेगा मॉनसून। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। तो मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। 22 जून तक प्रदेश में हल्की बारिश होगी और 25 जून को उत्तराखंड में मॉनसून दस्तक देगा। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की देहरादून से मौसम का मिजाज बदला है और मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई। बीते कई महीनों से प्रदेश में चल रहे लंपे वायरस के मामलों में अब कमी दर्ज की गई है। बताते कि
पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक देवेंद्र शर्मा ने कहा कि शुरुआती दिनों में लंपी वायरस के मामलों में जिस तरह से तेजी देखी गई थी, अब उसमें कमी नजर आ रही है। वहीं प्रदेश के सभी जिलों में लगातार वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। देवेंद्र शर्मा ने कहा कि हमारी कोशिश है कि प्रदेश से लंपी वायरस के खतरे को जल्द से जल्द समाप्त किया जा सके, ताकि किसी भी प्रकार की पशु हानि ना हो। वहीं बीते महीने में परिवहन पर पूर्ण रोक लगाई गई है, जिसको लेकर देवेंद्र शर्मा ने कहा कि जब तक आदेश जारी नहीं किए जाते हैं तब तक परिवहन पर रोक जारी रहेगी। तो लंपी वायरस के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। वैक्सीनेशन का काम तब भी लगातार जारी है। परिवहन पर फिलहाल रोक लगाई गई है और जिस तरीके से लंपी वायरस में तेजी देखी जा रही थी, फिलहाल इन मामलों में कमी दर्ज की गई है और वैक्सीनेशन का काम भी लगातार जारी है। देहरादून से बड़ी जानकारी, डीआईजी और एसएसपी ने लाइन हाजिर किया है। बड़ी जानकारी, एक दारोगा 2 कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया। रायवाला थाना में तैनात थे दारोगा और सिपाही। रायवाला थाने की कमान आईपीएस जितेंद्र मेहरा को सौंपी गई है। अरुण कुमार, अनुराग कुमार पर मारपीट का आरोप है। बीजेपी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया। आरोप की पुष्टि होने पर लाइन हाजिर किया गया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। देहरादून से डीआईजी एसएसपी ने लाइन हाजिर किया है। एक दारोगा 2 कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया। रायवाला थाने में तैनात है दरोगा और सिपाही। रायवाला थाने की कमान आईपीएस जितेंद्र मेहरा को सौंपी गई। अरुण कुमार, अनुराग कुमार पर मारपीट का भी आरोप लगा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, देहरादून से डीआईजी एसएसपी ने लाइन हाजिर किया। एक दारोगा 2 कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया है। रायवाला थाने में तैनात है दरोगा और सिपाही। रायवाला थाने की कमान आईपीएस जितेंद्र मेहरा को सौंपी गई। अरुण कुमार, अनुराग कुमार पर मारपीट का भी आरोप लगा। तो डीआईजी एसएसपी ने लाइन हाजिर किया है। इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदेश में मानसून कुछ ही दिनों में दस्तक देने वाला है और ऐसे में राजधानी देहरादून में आमतौर पर बारिश के चलते जगह जगह नालियां चौक हो जाने से सड़कों में जलभराव की स्थिति पैदा होने लगती है। मानसून को देखते हुए जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि लगातार इस संबंध में संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। बारिश के चलते सड़कों पर जगह जगह वाटर लॉगिंग की जो समस्या आए दिन बनी रहती है, उसको तत्काल ठीक किया जाए। साथ ही नदी नालों में मालवा और ड्रेनेज इत्यादि का कार्य समय से पूरा किया जाए। डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं नाली सफाई की, क्योंकि मेन इशू वाटर लॉगिंग का आता है पूरे शहर में और हम लोग नालियों की सफाई की कार्रवाई चल रही है हमारे यहाँ पे। कुछ जगह पर नालियों के कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है और हम जितना जल्दी हो सके मैंने सभी को कहा है कि अपना काम पूरा करें, जिससे कि इस बार कम से कम वाटर लॉगिंग का इशू ना आए हमारे यहाँ पे। प्लस जो नदियों में मलबा है, रिवर ड्रेजिंग का काम या चैनलाइजेशन का काम हम लोगों का चल रहा है। हरिद्वार में गंगा घाट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे एक युवक दूसरे समुदाय के कुछ लोगों को घाट से भगाता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में युवक कहते हुए सुना जा सकता है कि गंगा घाटों पर सिर्फ हिंदुओं को आने की अनुमति है। वीडियो ज्वालापुर क्षेत्र के अग्रसेन गंगा घाट बताया जा रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है। सीओ सिटी जूही मंडराल को मामले की जांच दी गई। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार का कहना है कि यह काफी संवेदनशील मामला है। वीडियो और घटना के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। सीओ सिटी जूही मंडराल को जांच दी गई है। ये बहुत ही संवेदनशील मैटर है और इसमें वीडियो भी वायरल हुआ, उसको संज्ञान में भी लिया गया है। सीओ सिटी इस मामले को पूरा देख रही है और जो युवक है उसको तस्दीक करने की कोशिश की जा रही है। तस्दीक होते ही उसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी जो भी घटनाएं हुई हैं उसमें पुलिस तत्परता से कार्रवाई की गई है और इस वाले मैटर में भी तत्परता से कार्रवाई की जाएगी। और आगे के लिए भी बता रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे माँ गंगा के यहाँ आ रहे हैं और इनकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ही एक्ट करें कि अगर जो भी माँ गंगा की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त से।
देहरादून में यूपीसीएल बोर्ड की बैठक आज। बड़ी जानकारी आपको बता दें, ऊर्जा निगम मुख्यालय में बैठक हो गई। आईटी कैडर तैयार करने का प्रस्ताव लाया जाएगा। कर्मचारियों से जुड़े कई विषयों पर होगी चर्चा। बैठक में अध्यक्ष, सचिव समेत सदस्य मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर। बैठक में अध्यक्ष, सचिव समेत कई लोग मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देहरादून से यूपीसीएल बोर्ड की बैठक आज ऊर्जा निगम मुख्यालय में ये बैठक होनी है। आईटी कैडर तैयार करने का प्रस्ताव लाया जाएगा। कर्मचारियों से जुड़े कई विषयों पर होगी चर्चा। बैठक में अध्यक्ष, सचिव समेत सदस्य मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको बताते देहरादून से। आदिपुरुष फिल्म रिलीज होते ही विवादों के घेरे में है। फिल्म के किरदारों और विवादित डायलॉग को लेकर इसका विरोध किया जा रहा है। संत समाज भी इस फिल्म को लेकर काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। संतों ने सरकार से फिल्म पर बैन लगाने के साथ ही भविष्य में कोई सनातन परंपरा के विरुद्ध फिल्मों के माध्यम से कार्य न कर सके, इसके लिए सनातन बोर्ड बनाने की मांग करी। इसी बीच निरंजनी अखाड़े के श्रीमंत दर्शन भारती महाराज ने बताया कि हम सरकार से मांग करते हैं जो सनातन परंपरा के ऊपर फिल्में और धारावाहिक बनाए जाते हैं उसकी निगरानी के लिए बोर्ड बने और उसमें साधु संतों को रखा जाए। महामंडलेश्वर कपिल मुनि महाराज का कहना है कि आदिपुरुष फिल्म हिंदू संस्कृति के खिलाफ है। रावण को चमगादड़ पर बैठा हुआ दिखाया गया है, यह किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा गया। राम के चरित्र के साथ भी फिल्म में छेड़छाड़ की गई। धर्म मात्र एक कोई मजाक नहीं है। इसको दर्शाने से पहले कम से कम मैं समझता हूँ सनातन बोर्ड होना चाहिए और सभी धर्मों का मैं समझता हूँ कि इसमें सहयोग होना चाहिए। बाकी सब धर्म गुरुओं को दिखाकर उसके बाद फिल्म को पब्लिक डोमेन में पेश करना चाहिए। आदि पुरुष, इसका तो नाम वेशभूषा, भाषा, धर्म, संस्कृति और शास्त्र के विरुद्ध इसमें कई बातें हैं। जैसे रावण को चमगादड़ पे बैठा हुआ दिखाया गया। किस शास्त्र में लिखा है कि रावण का सिंहासन चमगादड़ का था? इस तरह से भगवान राम है तो उनकी वेशभूषा के साथ भी छेड़छाड़ किया गया। तो भारत सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ये रामायण ऐसा कैसे आया जो वेशभूषा, भाषा, संस्कृति और शास्त्र सबके विरुद्ध है? हम मांग करेंगे सरकार से कि हमारे जो धार्मिक, जो हमारी रिलीजियस, जो हमारी फिल्में बनती हैं या सीरियल बनते हैं, उनके ऊपर रेख देख करने के लिए कोई हमारे धर्म से छेड़छाड़ न कर रहा हो, हमारे साधु संतों को उसमें रखा जाना चाहिए और उनकी देखरेख में उसे बनना चाहिए। और आइए आपको सीधा ले चलते देहरादून, जहां पर सरदार पटेल भवन का लोकार्पण सीएम धामी ने किया। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सभी अधिकारीगण, सभी पुलिस के सभी जवान आए हुए, सभी अतिथिगण, सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आज इस बहुप्रतीक्षित, बहुत दिनों से हम लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि इस भवन का लोकार्पण हो जाए। आज इसका लोकार्पण हो गया है और इस भवन का जो नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, और इस भवन का नाम भी उन्हीं के नाम से रखा गया है। निश्चित रूप से ये हम सब लोगों को कहीं न कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा जो देश को एक करने के लिए, देश को संगठित करने के लिए, देश के अंदर तमाम रूप से जो बिखरी हुई रियासतें थी, उन सभी रियासतों को एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। तो जब भी हम इसके अंदर आएंगे या इसके आसपास से गुजरेंगे तो हमें हमेशा उनके द्वारा किए हुए काम स्मरण में आएंगे। मैं इस भवन के लोकार्पण के अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि काम करने के लिए और कार्य को विस्तार देने के लिए प्रशिक्षण हो या प्लानिंग हो, उसके लिए भवन की बहुत आवश्यकता होती है। कार्यालय होना बहुत आवश्यक है और हमारे राजनीतिक क्षेत्र में तो कहते हैं कि कार्यालय होना चाहिए, कार्यकर्ता होने चाहिए, कार्यक्रम होना चाहिए। यहाँ पर पुलिस का है कि पुलिस के पास कार्यालय हो, कार्यालय के साथ साथ अच्छे कार्मिक हों और अच्छे कार्मिकों के साथ साथ अच्छा काम भी हो। ये तीनों अगर मिल जाएंगे तो उधर हम लोग जो
राजनीतिक दल के अंदर जो सीखते हैं या राजनीतिक दल में जो चर्चा करते हैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर हमारा काम हमारे कार्मिक और कार्यक्रम ये सारे के सारे मिलकर निश्चित रूप से एक अच्छी आधारशिला रखने का काम होगा। और पुलिस के बारे में अभी डीजीपी साहब ने बहुत विस्तार से बताया, मैडम ने भी बताया कि आज ई-बीट ऐप के साथ ही उत्तराखंड पुलिस द्वारा जो पुलिस सिटीजन पोर्टल ये लॉन्च किया गया है और एक आरसी नागरिक पुलिस प्रशिक्षण पुस्तिका इसका भी विमोचन किया गया है। और जैसा कि अभी आपने बताया, ई-बीट ऐप को पुलिस एवं आम जनता से संबंधित विभिन्न सेवाओं के ऑनलाइन समाधान, कानून व्यवस्था को और अच्छा बनाने के लिए और पुलिस कार्यप्रणाली को पेपरलेस बनाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। साथ ही जो विशिष्ट पोर्टल है इसके लॉन्च होने से हमारे नागरिक जिनका जैसा कि अभी आपने इसमें डेमो में भी दिखा रहे थे कि मोबाइल खोने तथा चोरी हो जाने पर घर में बैठे ही बैठे रजिस्टर कर अपने फ़ोन पर IMEI जो नंबर है वो ब्लॉक कर सकेंगे और निश्चित रूप से जो डाटा आजकल खो जाता है, कई सारी प्रकार की जो परेशानियां आ जाती हैं उन सब का समाधान होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह भवन निश्चित रूप से ये हमारी पुलिस के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले समय में बहुत सारे पुलिस के काम यहाँ से संचालित होंगे। और जैसा मुझे जब मैं आ रहा था तो इस भवन को देखते ही जो है एक अलग प्रकार की अनुभूति मन में आ रही थी। और डीजीपी साहब कह रहे थे कि ये मिनी मुख्यालय है पुलिस का, मिनी जैसा पुलिस का आपका मुख्यालय है जहाँ ये बैठते हैं वो इससे छोटा है तो मिनी मुख्यालय है। और मैंने देखा है कि ये भवन शानदार बनाया गया है। मैं IG साहब का, नंदनयाल जी का कमरा देख के आया हूँ और बाहर बैठने के लिए भी अच्छा है। अंदर 2 AC भी लगे हुए हैं। एक बंद था, उसे मैं सोच रहा था कि पहले मैंने एक ही पर मेरी नजर गई तो मुझे लगा कि अंदर AC तो चल नहीं रहा है, एक ही सामने है, ये फिर ठंडा कैसे हो रहा है आपको भी लग रहा था ना। तो फिर सामने देखा तो दूसरा वाला चल रहा था। और मैं कह सकता हूं कि अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं उनसे ये युक्त है और कार्यालय सभी अत्याधुनिक होने चाहिए। जैसा कि अभी डीजीपी साहब कह रहे थे कि इनको आवास में हमारा बहुत कम, कितना 18% बहुत कम है और इसको निश्चित रूप से बढ़ाना चाहिए। और हमारी जितने भी CM कॉन्क्लेव होती है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विशेष फोकस रहता है कि पुलिस को काम करने के लिए और उनके रहने के लिए दोनों स्थान आसपास होने चाहिए। और ये भवन जिस प्रकार से बनाया है, इस समय में जो आज जिस प्रकार से हमें जमीनों की कमी हो गई है और कम जमीनें हमारे पास उपलब्ध हैं। हमारे राज्य में अगर सबसे ज्यादा शॉर्टेज किसी चीज की है तो वो जमीनों की है। उसके कारण से हमको बहुत सोच समझ के काम करने पड़ते हैं। लेकिन इसको जिस प्रकार से इसका मैप बनाया गया है, जिसमें भी जो भी इसकी ड्राइंग बनाई गई है वो शानदार बनाई गई है। और एक इसके नीचे ही, चूंकि मैं पहले कभी यहाँ आया हूँ, कई बार, बहुत बार यहाँ मेरा आना हुआ है, तो पहले केवल नीचे कार्यालय होता था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि इसमें सिंगल स्टोरी होता था। अब इसमें 5 मंजिला 6 मंजिला बन गया है। तो निश्चित रूप से आगे भी मैं डीजीपी साहब से कहूँगा और मैडम से भी कि मैडम इस पर जरूर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि पुलिस के लिए जो आवास की व्यवस्था है, आवास और कार्यालय सभी जगह अच्छे होने चाहिए। चरणबद्ध तरीके से हम करेंगे, इसमें कहीं पर भी किसी प्रकार की जो कमी है वो नहीं होने दी जाएगी। इसके अलावा डीजीपी साहब ने बताया कि इस कार्यालय के अतिरिक्त यहाँ पर यातायात निदेशालय, STRF का ट्रेनिंग, अग्निशमन एवं आपात सेवा के कार्यालय भी यहाँ शिफ्ट किए गए हैं। और इसमें लगभग हमारे 250 के लगभग सभी कार्मिक यहाँ पर काम करेंगे। यह भवन हमारे लिए बड़ा अच्छा है कि ये बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी है और इसमें अच्छा है। 112 का भी जो है हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, इसका भी यहाँ पर काम शुरू हुआ है, जिससे निश्चित रूप से इतना अच्छा भवन बन गया। तो आप सब लोग, हमारी क्रीम बैठी है, पूरी पुलिस को चलाने वाले सभी अधिकारीगण और सारे हमारे अधिकारीगण यहाँ पर हैं।
तो निश्चित रूप से आम जन को सुविधा भी होनी चाहिए। और हमारा प्रदेश, जैसा मैडम ने बताया कि ये पर्यटन का प्रदेश है और हम लोगों को जहाँ सभी चीज़ों में, जहाँ हमारी जनसंख्या हम 1,25,00,000 मानते हैं, जितनी जनसंख्या उत्तराखंड में है उससे ज़्यादा उत्तराखंड के बाहर उत्तराखंड के लोग रहते हैं। एक बात तो ये है। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि हम लोगों को जो भारत सरकार से अनेकों योजनाएं जो हमको मिलती हैं, या जिन योजनाओं में भी हम अपना शेयर चाहते हैं, जो बात करते हैं, तो हमको 1,25,00,000 के हिसाब से मिलती हैं। लेकिन हमको जो है हर साल यहाँ 6 करोड़ 7 करोड़ लोगों की व्यवस्था करनी पड़ती है हर सेक्टर में। और पुलिस को भी निश्चित रूप से और अधिक काम करना पड़ता है, और किसी को सबसे अधिक काम करना पड़ता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उसमें से पुलिस विभाग हमारा प्रमुख है। तो भारत सरकार से भी हमारा ये अनुरोध रहता है। मैं पिछले दिनों नीति आयोग की बैठक में गया था, तो उस बैठक में भी मैंने वहाँ अनुरोध किया कि हमें 6 करोड़ 7 करोड़ के हिसाब से सारी योजनाओं में जो है हमको शेयरिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि हमको इतने लोगों की व्यवस्था करनी पड़ती है। अभी 4 धाम यात्रा चल रही है, फिर कांवड़ यात्रा आएगी। साल भर हमारे यहाँ आने जाने वाले लोगों का एक तांता लगा रहता है। इस समय में हम देखते हैं कि देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल, हल्द्वानी, उसके आसपास का क्षेत्र, रामनगर के आसपास का क्षेत्र, सभी जगह पर आजकल जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा हो गई है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।